हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। और आप देख रहे हैं हम सब लोगों का अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक विशेष जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। जी हाँ, मनी एंड बैंकिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। आज हम मुख्य रूप से देखेंगे, आज हमारा दो टॉपिक है कि मुद्रा क्या है और बैंकिंग क्या है, और दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में, फिर हम अगले वीडियो जो आगे बनाते रहेंगे उसमें आपको बैंकिंग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही अच्छी अच्छी उपयोगी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी जानकारी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी, जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, हम कोशिश करेंगे कि सबके बारे में इसमें कुछ ना कुछ जानकारी आपको दी जाए। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक और शेयर उसको जरूर करते रहें। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मनी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मेन है मनी। मनी अर्थात जिसे हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही मनी जिसे हम लोग मुद्रा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है ना कि जिसके पास मनी वो व्यक्ति धनी। तो आज की आवश्यकता हम ये देखेंगे कि आज के जीवन में हमारी मनी की क्या आवश्यकता है, और हमें लग रहा है कि मनी एक ऐसा टॉपिक है, एक सबसे पॉपुलर वर्ड है जो व्यक्ति हर किसी के भी लाइफ में, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब लोग कहीं ना कहीं मनी के महत्व को समझते हैं और मनी के बारे में हर व्यक्ति जानने की कोशिश करता है। और सिर्फ मनी के बारे में जानने की कोशिश नहीं, बल्कि हर व्यक्ति मनी प्राप्त करने की भी प्रयास करता है। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी कोई भी इकोनॉमी बिना मनी के इकोनॉमी हमारी शून्य हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी माइनस मनी इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में से अगर हम मनी को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। देखिए, मनी को लेकर के अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार चलते हैं। कुछ लोग मनी को नैरो थिंकिंग रखते हैं, यानी छोटे आधार पर देखते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि संकीर्ण विचारधारा के रूप में देखते हैं कि मनी के पास वो लोग केवल मुद्रा, यानी कि मुद्रा को केवल रुपयों से आंकते हैं, यानी कि जो उनको नोट या सिक्के जो दिखते हैं बस वही मनी मानते हैं। कुछ लोग मनी को लेकर के बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं, वाइडर सोचते हैं। उन्हें मनी के रूप में मनी के यानी कि नगद कैश के अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग मनी के रूप में शामिल कर सकते हैं। हम सबके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले, इसलिए आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, क्योंकि एक एक कर सारी जानकारी आप तक पहुंचेंगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि मनी वास्तव में है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनी की उत्पत्ति कहां से हुई। मनी, फिर हम देखेंगे कि मनी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, मनी के प्रकार कितने हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, अच्छी मुद्रा के गुण क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो हम लोगों को सीखने हैं, और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस आपको हमेशा रिपीट होते रहते आते रहते हैं। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं मनी के बारे में। कि मनी के बारे में इतना हम कर सकते हैं संक्षेप में भी अगर हम कहें, हालांकि आगे हम परिभाषा और इसका मीनिंग बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मनी के बारे में एकदम छोटे शब्दों में आपको बताना चाहे तो कहा जाता है कि मनी, जो कि सामान्य व्यक्ति बताता है कि मनी वो वस्तु है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं मनी। या फिर हम अपनी वस्तुओं को बेचते हैं तो जो बदले में प्राप्त करते हैं वह है मनी। यानी कि आप कह सकते हैं संक्षेप में कि मनी को एक कंसिडरेशन के रूप में माना जाता है, प्रतिफल के रूप में माना जाता है। अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो प्रतिफल के रूप में जो पे करते हैं वो है मनी। अगर हम कोई वस्तु बेचते हैं और प्रतिफल के रूप में यानी बदले में हमें जो मिलता है वो है हमारा मनी। यानी कि मनी को आप कह सकते हैं कि लेन देन में जो काम आता है ये है मनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मनी का इतिहास बहुत पुराना है या बहुत नया है, या मनी की उत्पत्ति कहां से हुई? अगर दूसरी भाषा में से कहा जाए कि मनी की शुरुआत कब से हुई या कहां से हुई, किस प्रकार हुई है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मनी बहुत प्राचीन समय में जब मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हो रहा था तो उस समय मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी यानी कि हमारे बीच में मनी का कोई मतलब नहीं हुआ करता था, मनी का विकास नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ चलता था, उस समय जो सिस्टम था पूरी दुनिया में वो था हमारा बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जी हाँ, वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम। हाँ, आप कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय के बारे में आप कह सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम में
वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन होता था। देखिए उस समय जब इंसान धीरे धीरे भी सभ्यता का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ था, जब छोटे छोटे पैमाने पर व्यवसाय की क्रियाएं होती थी, उस समय चूंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा की अभी खोज भी नहीं हो पाई थी, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने जो आसपास में, चूंकि व्यवसाय का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, खासकर ज्यादातर उसमें क्षेत्रीय व्यापार होते थे। उस समय क्या होता था कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो लेन देन होते थे वो मुख्य रूप से बदले में जो आधारित थे वो मुख्य रूप से आधारित थे वस्तुओं पर, यानी वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती थी, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता था अपनी आवश्यकता की चीज, तो उसे बदले में वो वस्तु देनी होती थी जो उसके पास है। अब ये हम आगे ये सोचने वाली बात है कि बार्टर सिस्टम कि जो हम तरीके अपनाते थे शुरुआत में तो कुछ हद तक कारगर रहा, लेकिन आगे चलकर कि जैसे जैसे इंसान की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, इंसान की जरूरतें बढ़ने लगी, उस हिसाब से बार्टर सिस्टम अब उस आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त नहीं होता था। बार्टर सिस्टम बहुत सारी ऐसी कमियां आने लगी जिसकी वजह से इंसान अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता था, और बार्टर सिस्टम की बहुत सारी ऐसी बुराइयां भी सामने आई। बार्टर सिस्टम मुख्य रूप से इसकी शुरुआत उस समय की गई थी जब हम नई व्यवसाय की स्थापना हुई थी, छोटे छोटे पैमाने पर व्यवसाय स्थापित हुए थे। उस समय एक वस्तु देकर के हम दूसरी वस्तु प्राप्त करते। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे बदले में कपड़ा चाहिए, तो हम ऐसे लोगों को खोज करते थे जहां पर मुख्य रूप से जिस व्यक्ति के पास कपड़ा हो, अब हम जाकर उससे कपड़े की मांग करते थे, लेकिन वहां पर परेशानी ये होती थी उस व्यक्ति को बदले में जो मेरे पास वस्तु है, सपोज कीजिए जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे कपड़ा चाहिए, तो हम कपड़े की मांग करेंगे, लेकिन हम बदले में दे क्या सकते हैं, वो गेहूं देंगे। अगर उस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता होगी तभी वो कपड़ा मुझे देगा, अगर उसे गेहूं की आवश्यकता नहीं होगी तो वो कपड़ा मैं नहीं दे पाएगा। ऐसे में समस्याएं होती थी कि हम एक वस्तु को रखते तो थे, लेकिन दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता था कि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं का लेन देन करते थे, और वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन होता था। हम आपको बताएंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में से ऐसी क्या क्या समस्याएं थी जो आगे चल के हमें मुद्रा की खोज के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनी की जो उत्पत्ति हुई वो बार्टर सिस्टम की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। अगर बार्टर सिस्टम में बुराई नहीं होती तो शायद मनी की खोज भी नहीं होती, और आज हमारी मनी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो बार्टर सिस्टम कुछ कमियों को दूर करता है। सबसे पहले ये जानने स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग में। अभी आपने देखा हम लोग बात करते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। यानी बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन होता है। तो मेरे पास कोई वस्तु है और मुझे कोई दूसरी वस्तु लेनी है तो हमें वो वस्तु दूसरे को देनी पड़ती है और उससे वो वस्तु लेनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बार्टर सिस्टम में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके जवाब में हम क्या दें? तो इसके लिए आप बताएंगे कि बार्टर सिस्टम उस समय के लिए पर्याप्त था जब हमारी सभ्यता यानी हमारा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी बिजनेस का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तब तक के लिए बार्टर सिस्टम ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे हमारी बिजनेस का आकार बढ़ने लगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तब उस समय ये महसूस हुआ कि बार्टर सिस्टम हमारी उस आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम की अपनी एक लिमिटेशन है, एक कमी है, एक सीमा है। उस सीमा के आगे बार्टर सिस्टम काम नहीं करता है। तो आखिर हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई जो बार्टर सिस्टम में, जिसने मुद्रा की जरूरत को हम और भी बढ़ा दिया। यानी बार्टर सिस्टम को डिफिकल्टीज कौन कौन से थी, कौन कौन सी मुसीबतें थी, कठिनाइयां थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो देखिए पहली जो हमारी कठिनाई थी वो था लैक ऑफ डबल क्वाड्रेशन, अर्थात दोहरे संयोग की कमी। जी हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि दोहरे संयोग का मतलब क्या है, या दोहरे संयोग का अर्थ ये बताया गया, जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि बार्टर सिस्टम होता क्या था कि आपके पास जो वस्तु है वो अगर आपको वो दे करके दूसरे के पास जो वस्तु है आपकी आवश्यकता की वो लेनी होती। लेकिन देखिए समस्या मुख्य रूप से प्रैक्टिकली ये आती थी कि हम सपोज करते मान लेते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए के पास अगर गेहूं है, उसको कपड़ा चाहिए, और बी के पास कपड़ा है, तो ए व्यक्ति क्या करता है कि बी के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे कपड़ा दे दीजिए। जैसे लेकिन बी कहता है कि आपके पास क्या है बदले में देने के लिए, तो उसने कहा हमारे पास गेहूं है। तो बी कहता है कि हमें गेहूं नहीं, हमें चावल चाहिए, क्या आपके पास चावल है? ए के पास चावल नहीं है, उसके पास गेहूं है, तो वहां उसको बी जो होता है कपड़ा देने से मना कर देता है, क्योंकि बी की जो आवश्यकता है वो गेहूं नहीं बल्कि चावल थी जो कि ए के पास मौजूद नहीं है।
इसको कहते हैं दोहरा संयोग, यानी कि दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुएं होनी चाहिए थी, जो कि बार्टर सिस्टम में ये जल्दी और आसानी से पॉसिबल नहीं होता था। ये बहुत मुश्किल से ऐसा संयोग बनता था कि जो आपको वस्तु चाहिए वो दूसरे के पास हो, जो दूसरे को चाहिए वो आपके पास हो। अन्यथा बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी कि आप दोनों साइड से हमारा डबल कोइंसिडेंस नहीं बन पाता था। अब हम बात करते हैं दूसरी समस्या की, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जी हाँ, उस समय जब मुद्रा था ही नहीं तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिर किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन कैसे हो, मेजरमेंट कैसे हो, कोई वस्तु कितना उपयोगी है ये हम कैसे पता करें। 1 मीटर अगर कपड़े का दाम कितना होना चाहिए, उसके मूल्य क्या हो, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। आज की डेट में आप देखिए कि मुद्रा में हर वस्तु को मापा जा सकता है, वो चाहे कपड़ा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, अब मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, अब हर चीज का मूल्य कहीं ना कहीं आप रुपया में तय कर सकते हैं। लेकिन उस समय रुपया था ही नहीं, उसमें मुद्रा थी ही नहीं, तो जब मुद्रा ही नहीं था तो मूल्य को मापन कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि आखिर किसी वस्तु के बदले में हमें कितनी वस्तु देनी चाहिए, हमें ये मूल्य पता ही नहीं चल पाता था। जब सपोज कीजिए मान लीजिए हमें 1 किलो अगर गेहूं देना हो और मुझे कपड़ा लेना है, तो 1 किलो गेहूं के बदले में कितना कपड़ा होगा ये तय नहीं हो पाता था, क्योंकि दोनों का मौद्रिक मूल्य था ही नहीं, दोनों मूल्य पता नहीं चल पाता था। इसलिए हम उस समय ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में कि हम किसी वस्तु को ये पता नहीं कर पाते थे किसके बदले में कौन सी वस्तु कितनी देनी चाहिए, उसका मूल्य क्या होगा ये पता नहीं चल पाता था। तीसरी बात हम करते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थात विभाजकता का अभाव। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि किसी वस्तु को हम विभाजित कैसे करें, हम टुकड़ी में कैसे बांटें उसको, हम उसको बांट नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको आप टुकड़ी टुकड़ी में बांट नहीं सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मुझे 1 किलो गेहूं देना हो और मुझे कपड़ा चाहिए, तो कपड़े का हम आखिर कितना मीटर हम फाड़ के 1 किलो गेहूं के बदले में दें, एक समस्या तो आती थी। साथ साथ कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसको आप बिल्कुल ही डिवाइड नहीं कर सकते। कपड़े में तो खैर डिवाइड कर सकते हैं, मूल्य की कमी हो सकती है, मूल्य की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जिसको हम बदले में दे ही नहीं सकते, उसको टुकड़ी में नहीं बांट सकते। जैसे आपने सुना होगा पहले लोग पशुधन रखते थे, जी हाँ, कैटल, मवेशियों को भी वो पशु को भी धन के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी उसको बदले में दे देते। जैसे बकरी आपका हो गया, ये गाय हो गई, उसके अलावा आपको छोटे छोटे जो और भी जो जानवर हो गए, मुर्गी, भेड़ वगैरह, लोग बकरी ये सब पालते थे और बदले में इसका भी लेन देन करते थे। अब सपोज कीजिए कि 1 किलो गेहूं के बदले में आप 1 मीटर कपड़ा फाड़ कर दे सकते हैं, लेकिन समस्या आती थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कपड़ा ना हो और उसको देने के लिए उसके पास एक बकरी है, तो 1 किलो गेहूं के बदले में वो कितना बकरी दे। अब सवाल ये उठता था कि मान लीजिए अगर पूरी बकरी 1 किलो गेहूं के बराबर ना हो तो क्या हम बकरी को डिवाइड कर सकते हैं? अगर बकरी को कुछ हिस्से को हम काट कर दे तो फिर तो पूरी बकरी खत्म हो जाएगी, बकरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, बकरी मर जाएगी। तो इस तरह समस्याएं आती थी कि जहां पर हम वस्तुओं को विभाजित नहीं कर सकते थे। ये बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद हम बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्टोरिंग, संचय में कठिनाई। जी हाँ, आज के डेट में देखिए मुद्रा को संचय करना बेहद आसान है, बैंक में भी जमा कर सकते हैं, आप अपने घर में भी आसानी से रख सकते हैं। लेकिन अगर यही मुद्रा में अगर वस्तुओं को रखना हो, गेहूं, चावल या उसके अलावा पशुओं को, मान लीजिए बदले में केवल आपको पशु ही मिले या केवल बदले में हर वस्तु के बदले में आपको गेहूं ही मिलता जाए, तो आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे? क्या बैंक में गेहूं जमा करेंगे? उसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसी वस्तुएं मिले जिसको घर में रखना बहुत आसान न हो, तो ऐसे में समस्याएं आती थी कि हम वस्तुओं को जितना आसानी से मुद्रा को हम संचय कर सकते थे, उतनी आसानी से हम किसी वस्तु को संचय नहीं कर सकते हैं। हम बैंक में जैसे आप देखेंगे मुद्रा को आसानी से जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इतनी आसानी से हम किसी वस्तु को नहीं रख सकते या किसी मवेशी वगैरह को, हम जानवर को इतनी आसानी से संचय नहीं कर सकते, स्टोर करना उनको समस्या है, क्योंकि उनसे मौसम से भी समस्या हो सकती है, नमी से समस्या हो सकती है, मॉइस्चराइजर की समस्याएं क्रिएट होंगी, या सीजन का असर पड़ सकता है, या कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो नासमान होती हैं, हरी सब्जी हो गई, मान लीजिए अंडे, मछलियां, ये सब अगर हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इन वस्तुओं का स्टोर ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्रा को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में वस्तुओं को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। ये भी एक समस्या थी। उसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट्स, यानी विलंबित भुगतानों में कठिनाई। जी हाँ, यानी कुछ जब हम बिजनेस जैसे जैसे आकार बढ़ने लगा वैसे वैसे बिजनेस में उधार लेनदेन की भी प्रथा शुरू हो गई, और जब उधार लेनदेन की शुरू हुई समस्या, ये जो प्रथा शुरू हुई
तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम कुछ पैसों का भुगतान जो होगा बाद में भी करेंगे। आज के डेट में देखिए जब मुद्रा का प्रचलन है तो किसी भी उधार को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम उधार जितनी वस्तुओं का लेते हैं वो वस्तु है, कभी भी उतनी रुपए को दे करके हम उसका उधार बकाया के पेमेंट कर चुके होंगे। लेकिन उस समय दिक्कत ये आती थी कि उस समय एक वस्तु का मूल्य बराबर नहीं रहता था, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था। वो आवश्यकता उसकी जरूरत के मुताबिक उसके दाम बढ़ते बढ़ते हमेशा रेगुलर रहते थे। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसके लिए गेहूं के मूल्य कम हुआ करते थे, किसी को अगर गेहूं की आवश्यकता ज्यादा है तो उसके लिए गेहूं का मूल्य ज्यादा हुआ करता था। इस तरह हमें पेमेंट करने में समस्याएं आती थी कि हम अगर किसी वस्तु को हमने खरीदा है जितने मूल्य की, अगर हम उस वस्तु को उस समय देते हैं, अगर उस व्यक्ति को उस वस्तु की जरूरत है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को उधार खरीदते हैं और बदले में हम चावल देते हैं उसको, अगर उस दुकानदार को जिससे हमने उधार खरीदा उसको चावल की तत्काल जरूरत है तो मान लो चावल उतनी मात्रा में हम कम मात्रा में भी देंगे तो वो ज्यादा मूल्य के रूप में इसको लेगा। लेकिन अगर उसके पास भविष्य में चावल हो जाता है और उसके बाद अगर हम उसको चावल पेमेंट करें तो जाहिर सी बात है हमारे चावल का वैल्यू वो कम लगाएगा और उससे हमें ज्यादा चावल देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये समस्याएं आती थी उस समय, क्योंकि हमारे पास मुद्रा था नहीं, हम किसी वस्तु को उस मूल्य में पेमेंट नहीं कर सकते थे। उसके बाद आखिरी समस्या देखिए आती है डिफिकल्टीज ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर, सॉरी वैल्यू ट्रांसफर, डिफिकल्टी ऑफ वैल्यू ट्रांसफर अर्थात मूल्य हस्तांतरण की घटनाएं। देखिए मूल्य हस्तांतरण का मतलब होता है एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज देखिए मुद्रा में ये गुण पाया जाता है, मनी में ये हमारी क्वालिटी होती है कि मनी को किसी भी रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी को हम चाहे जब चाहे कपड़ा खरीद के उसको कपड़े के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी से हम चाहे मोबाइल खरीद के मोबाइल के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को चाहे अगर ज्यादा मात्रा मनी है तो हम उसे बिल्डिंग खरीद के हम बिल्डिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं वैल्यू का ट्रांसफर होना, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफर होना। ये देखिए ये क्वालिटी मुद्रा की क्वालिटी है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत हुआ करती है, समस्याएं थी, क्योंकि आप एक वस्तु को बेच करके दूसरी वस्तु खरीदेंगे, इसके लिए आपको समस्याएं होती थी कि वो आपको देने वाला बदले में क्या देगा। जैसे हमने शुरू में ही बात किया, दोहरे संयोग के अभाव पाए जाते थे। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हम पटना में अगर अपना कोई घर अगर कोई मकान बेच करके हम चाहे अगर दिल्ली में खरीदे, लेकिन पटना में अगर बार्टर सिस्टम प्रचलित था, उस समय अगर अपने मकान बेचते हैं और बदले में पटना से हमें कोई जो हमारे मकान को खरीदता है बदले में हमें कोई जानवर देता है या बदले में हमें अनाज देता है और हम उसे सबसे बड़ी समस्या है उसको दिल्ली ले जाने में समस्या। अगर हम दिल्ली ले भी जाते हैं तो मकान हमें खरीद रहे हैं, उसके मालिक को बदले में अगर ये वस्तुएं जो हमारे पास हैं वो अगर नहीं चाहिए तो शायद हम दिल्ली में मकान नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारा जो वस्तु था उसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसको हम ट्रांसफर दूसरे रूप में नहीं कर पाए। अतः ये समस्या है हमारे उस समय। तो आपने देखा इस तरह से हमने देखा बार्टर सिस्टम में ये सब समस्याएं थी। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि आखिर मनी की आवश्यकता अगर पड़ी तो मनी क्या है, डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम मीनिंग की बात करेंगे, उत्पत्ति की बात करेंगे, उसके ओरिजिन की बात करेंगे। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए मनी एंड बैंकिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।